और ओनायल रिग 16 फ्लोर ऊंची और 2 फुटबॉल फील्ड जितनी चौड़ी है और इसका वजन हैरतअंगेज तौर पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा है। इस ओनेल प्लेटफॉर्म को एपोमैटॉक्स कहा जाता है, जो फिलहाल नॉर्थ अमेरिका में लुइसियाना के साहिल से 130 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ मैक्सिको में मौजूद है। लेकिन इसकी मंजिल का आगाज आज से चंद साल पहले हजारों मील दूर साउथ कोरिया से हुआ था, जहां हजारों वर्कर्स और इंजीनियर इस ओनेल प्लेटफॉर्म को बनाने में मसरूफ थे। पूरे 7 सालों की मेहनत के बाद जब एपोमैटॉक्स को तैयार कर लिया गया था तो इंजीनियरों को एक ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा जो वे अपने कैरियर में पहली बार कर रहे थे। मसला यह था कि इस विशाल मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को साउथ कोरिया से गल्फ ऑफ मैक्सिको के लिए रवाना करना था और इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मरीन ट्रांसपोर्ट वेसल मंगाया गया। एपोमैटॉक्स को उठाकर इस वेसल पर रखना एक ऐसा टास्क था जिसमें कम से कम 7 दिन लगने थे। लेकिन अचानक उन्हें खबर मिली कि पैसिफिक ओशन में एक तूफान पैदा हुआ है और इस तूफान ने सुपर टाइफून की शक्ल अख्तियार कर ली है। इस लेवल का टाइफून 20 सालों में एक बार पैदा होता है। 315 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमता हुआ यह टाइफून अगले 7 दिनों के बाद किसी भी वक्त साउथ कोरिया के साहिल पर हमला कर सकता है। और यह बात तो हम सबको मालूम है कि सुपर टाइफून जब कहीं हमला करता है तो नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं जाता। वर्कर्स, इंजीनियर्स और ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स के लिए अब चैलेंज यह था कि इनको 7 दिनों का काम सिर्फ 3 दिनों में करना था। यानी अगर 3 दिनों के अंदर अंदर एपोमैटॉक्स प्लेटफॉर्म को शिपयार्ड से उठाकर इस मरीन वेसल पर लोड करके रवाना कर दिया गया तो सालों की मेहनत एक पल में जाया भी हो सकती है। यह एक ऐसा मसला था जिसने नीचे से लेकर ऊपर तक सारी मैनेजमेंट को हिलाकर रख दिया था। फॉरेस्ट किंग टीवी के वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह ओनेल प्लेटफॉर्म शेल कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और यही वजह थी कि उनके पास एक छोटी सी भी गलती की जगह नहीं थी। सुपर टाइफून से बचने के लिए और एपोमैटॉक्स को वक्त से पहले रवाना करने के लिए बचा कुचा काम पूरा करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए वर्कर्स की एक एक्स्ट्रा आर्मी बुलवाई गई। वर्कर्स ने दिन रात एक कर दिया और जल्द से जल्द एपोमैटॉक्स को ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैनेजमेंट मेटियोरोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर सुपर टाइफून की मूवमेंट पर नजर रखे हुए थी। उनको एक उम्मीद थी कि शायद यह सुपर टाइफून अपनी डायरेक्शन बदल ले, लेकिन उनकी उम्मीदों पर तो जैसे पानी ही फिर गया जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि टाइफून लैंड पैसिफिक ओशन से सीधा साउथ कोरिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। वर्कर्स की आर्मी ने जी जान लगाकर सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर एपोमैटॉक्स का सारा काम कंप्लीट कर लिया और अब बारी थी इस विशाल मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को उठाकर फ्लोटिंग डॉक पर रखने की। इस पूरे स्ट्रक्चर का वजन हैरतअंगेज तौर पर 1,43,100 टन बताया जा रहा था। इतना ज्यादा स्टील तो बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल नहीं हुआ था जितना इस ओनेल प्लेटफॉर्म पर लगाया गया था। बड़े बड़े हाइड्रोलिक जैक की मदद से 11 इंच करके इसको धकेला गया और फ्लोटिंग डॉक पर रख दिया गया। तब टग बोट्स की मदद से फ्लोटिंग डॉक को खींचकर शिपयार्ड से दूर ले जाया गया, जहां से इसको इस मरीन वेसल में लोड किया जाना था। यह दुनिया की सबसे बड़ी मरीन ट्रांसपोर्ट वेसल है जो 98,000 टन वजन आसानी से कैरी कर सकती है और इसी पर एपोमैटॉक्स को दुनिया के दूसरे कोने गल्फ ऑफ मैक्सिको तक जाना था। अगली सुबह एपोमैटॉक्स को फ्लोटिंग डॉक से उतार लिया गया। अब ओनेल प्लेटफॉर्म पहली बार पानी पर फ्लोट करने लगा। टग बोट की मदद से प्लेटफॉर्म को मजदार पोर्ट तक खींचा गया जहां यह मरीन वेसल पहले से इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ सुपर टाइफून तेजी से साउथ कोरिया की तरफ बढ़ता जा रहा था और मैनेजमेंट के सर पर एक तलवार लटक रही थी। अब सुपर टाइफून सिर्फ 48 घंटे दूर था और जैसे जैसे तूफान करीब आता जा रहा था वैसे वैसे समंदर में उसकी निशानियां भी उभरने लगी थी। समंदर में हवाओं और लहरों का सिलसिला बढ़ रहा था जो एपोमैटॉक्स के लिए एक खतरे की निशानी थी। अगर लहरें बहुत ज्यादा होती तो ओनेल प्लेटफॉर्म को वेसल पर लोड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। इसके लिए पहले वेसल अपने अंदर मौजूद वाटर टैंक में पानी एंटर करती है जिसकी वजह से वह पानी के अंदर चली जाती है। फिर टग बोट्स ओनेल प्लेटफॉर्म को खींचकर वेसल के ऊपर लेकर जाती हैं और फिर आखिर में वेसल पानी को वापस बाहर निकालती है जिसकी वजह से वेसल ऊपर की तरफ आ जाती है। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं होता जितना आपने इस एनिमेशन में देखा। इस काम के लिए समंदर का पुरसुकून होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर लहरों में यह काम किया गया एपोमैटॉक्स सही अलाइनमेंट पर वेसल के ऊपर नहीं लोड हो पाएगा और यह चीज वेसल और एपोमैटॉक्स दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। सुपर टाइफून की वजह से समंदर में काफी तेज लहरें और तेज हवाएं थीं। तेज हवाओं की वजह से यह काम करना मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था और सारी टीम का स्ट्रेस लेवल
काफी ज्यादा हो चुका था। खुशकिस्मती से मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से टीम को अगली सुबह सिर्फ 2 घंटे का विंडो मिला, जिसमें चांस थे कि समंदर पुरसुकून रहेगा। इन 2 घंटों में अगर यह काम न कर लिया गया तो फिर इसके बाद और कोई चांस नहीं मिल पाएगा। सुपर टाइफून अब सिर्फ 36 घंटे दूर था। सुबह सवेरे जैसे बताया गया था, समंदर पूरी तरह से पुरसुकून था। पहली फुर्सत में ओनियल प्लेटफॉर्म को वेसल के ऊपर खींच कर लाया गया और वेसल ने उसको पानी से निकालकर अपने ऊपर लोड कर लिया। सुपर टाइफून से कई घंटे पहले एपोमैटॉक्स आखिरकार साउथ कोरिया को अलविदा कहने में कामयाब हो चुका था। शेल ने अपने ओनियल प्लेटफॉर्म को सुपर टाइफून से बचाकर पहला चैलेंज पूरा कर लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब आगे और कोई चैलेंज नहीं आने वाला। कई महीनों के सफर के बाद साउथ टेक्सास में ओनियल प्लेटफॉर्म को दोबारा अनलोड किया गया, क्योंकि 4 मॉड्यूल ऐसे थे जिनको यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। मॉड्यूल्स को एपोमैटिक्स प्लेटफॉर्म पर फिट किया गया और एक बार फिर से इसको 130 किलोमीटर दूर अपनी मंजिल के लिए रवाना किया गया, जहां इसको अगले 40 सालों तक रहना था। पूरे 7 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार अब वह घड़ी आ चुकी थी जब एपोमैटॉक्स को 30,000 फीट नीचे ओनियल के साथ कनेक्ट करना था। जिस जगह पर एपोमैटॉक्स पानी में फ्लोट कर रहा है, वहां समंदर का बॉटम 7,400 फीट डीप है। यह इतनी ज्यादा गहराई है कि इसमें लगभग 3 बुर्ज खलीफा फिट आ सकते हैं। लेकिन जिस ऑयल से एपोमैटॉक्स को कनेक्ट करना था, वह हैरान करने वाली बात यह है कि उस गहराई से भी मजीद 6,600 फीट नीचे थी। समंदर की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जहां किसी इंसान का जाना और फिर वहां कोई मिशन अंजाम देना इम्पॉसिबल होता है। लिहाजा समुद्र के मुखों पर ओनियल की ओपनिंग के साथ एपोमैटॉक्स को कनेक्ट करने के लिए रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल ROV का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इंस्टॉलेशन टीम ने एक अलग प्लेटफॉर्म से अंडर वाटर पाइपलाइंस को इंस्टॉल करना था। उन्होंने ROV को क्रेन की मदद से समंदर के अंदर भेजा। यह एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, जिसमें पाइपलाइन को ठीक ओनियल व्हेल की ओपनिंग के ऊपर जाकर लैंड कराना होता है। 7,400 फीट नीचे यह काम इतनी एक्यूरेसी से अंजाम देने का कंट्रोल ऊपर बैठे ROV ऑपरेटर के हाथ में होता है, जो किसी वीडियो गेम की तरह यह मिशन परफॉर्म कर रहा होता है। खुशकिस्मती से यह काम पहले ही बार में कर लिया गया। अब बारी थी पाइप को इंस्टॉलेशन प्लेटफॉर्म से एपोमैटॉक्स तक ट्रांसफर करने की। इस प्रोसेस को राइजर ट्रांसफर कहा जाता है, जिसमें 4 अलग अलग वेसल एक साथ काम करती हैं। पहले एपोमैटॉक्स में से एक चेन निकाली गई। ROV ने यह चेन लेकर दूसरी वेसल तक पहुंचा। इस चेन से यह चेन दूसरे प्लेटफॉर्म में खींच ली और फिर आखिर में एपोमैटॉक्स ने इस चेन को खींचकर पाइप को अपनी तरफ कर लिया। इसके बाद शुरू किया गया ड्रिलिंग का काम। सीबेड से भी हजारों फीट नीचे, लगभग 22,600 फीट नीचे पाइप को ऑयल तक ड्रिल करना था। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद आखिरकार पाइप ऑयल तक पहुंच चुका था। अब बारी थी ऑयल को पंप करने की। इस लम्हे को देखने के लिए पूरी टीम जमा हो चुकी थी और एक बटन की मदद से ऑयल पंप को ऑन किया गया। 30,000 फीट नीचे से जब पहली बार ऑयल पंप हुआ तो सबके चेहरों पर खुशी देखने लायक थी। वर्कर्स, इंजीनियर्स और मैनेजमेंट की 7 सालों की मेहनत रंग ले आई थी। ऑयल का फ्लो और उसकी क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। आज एपोमैटॉक्स हर रोज 1,75,000 बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिससे इतना फ्यूल बनाया जाता है जो 40 लाख गाड़ियां